छत्तीसगढ़ की एक भूगोल का एक टॉपिक जिसका नाम है महानदी नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे महानदी के बारे में। ठीक है, महानदी अपवाह तंत्र को देखते हैं। ठीक है, चलिए महानदी के बारे में देखें तो इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़ के 77,472 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, 77,472। ठीक है, 77,472 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की महानदी का विस्तार। ठीक है, छत्तीसगढ़ में महानदी का विस्तार बोल सकते हैं। इस अपवाह तंत्र का विस्तार जो है मध्य प्रदेश में भी है, जिसका ढाल जो है वो पूर्व की ओर है। हाँ, बोल रहे हैं कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ पर है, मध्य छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, जिसका ढाल किधर है, पूर्व की ओर है, इस साइड इस तरफ बहता है। ठीक है, अब देखते हैं महानदी के बारे में। ठीक है, तो महानदी जो है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, धमतरी से हुआ है। ठीक है, सिहावा पर्वत के फरसिया नामक गांव है, याद रखिएगा, कहाँ पर, धमतरी में। ठीक है, इसका मुहाना देखें यानी कहाँ पर जाकर गिरता है ये, तो इसका जो मुहाना है वो है कटक उड़ीसा के निकट। ठीक है, कटक उड़ीसा के पास बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरता है। इसकी अगर महानदी कुल लंबाई देखें तो 858 किलोमीटर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ टोटल लंबाई इसके 858 किलोमीटर, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर में बहता है। अगर इसका प्रतिशत पूछ दे, क्षेत्र प्रतिशत, तो 56.15%, 56.15% भाग में छत्तीसगढ़ के बहता है। ठीक है, यानी ये बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी। उसके बाद देखते हैं इसके तट पर कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे राजिम जो कि गरियाबंद में है, सिरपुर जो कि महासमुंद में है, और पलारी जो कि बलौदा बाजार में है, और शिवरी नारायण जो कि जांजगीर चांपा में स्थित है। इसके अलावा चंद्रपुर जो कि चंद्रपुर अब क्या हुआ, शक्ति जिले में आता है। तो ये शहर जो है महानदी के तट पे बसे हुए हैं। इसके अलावा देखते हैं विस्तार। तो महानदी का विस्तार छत्तीसगढ़ के किस भाग में है, मध्य भाग में है। ठीक है, किस भाग में, बीचों बीच के भाग में। नामकरण, अगर इसका नामकरण देखें तो इसके बहुत से नाम हैं। प्राचीन नाम अगर बोले तो कनक नंदिनी। ठीक है, कनक नंदिनी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सतयुग में वायु पुराण में इसे नीलोत्पला नाम से जाना जाता था। सतयुग में नीलोत्पला, और किस किस ग्रंथ में, वायु पुराण में इसे क्या नाम दिया गया है, नीलोत्पला। उसके बाद देखते हैं द्वापर युग। द्वापर युग में हमें देखें तो वहाँ पे आते हैं तो मत्स्य पुराण में चित्रोत्पला और चित्रोत्पला गंगा दो नाम से जाना जाता है, चित्रोत्पला और चित्रोत्पला गंगा। द्वापर युग में स्कंद पुराण में। ठीक, वहीं सतयुग में वायु पुराण। ठीक है, सतयुग में क्या था, वायु पुराण था, वायु पुराण, और द्वापर युग में स्कंद पुराण। ठीक, उसके बाद अन्य नाम देखते हैं। तो अन्य नाम इसके हम देखेंगे तो ऋषि तुल्य, छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, इन नामों से महानदी को जाना जाता है। संगम, इस पर बहुत से संगम भी हैं। ठीक है, सबसे पहला संगम होता है राजिम में महानदी पैरी और सोंढूर। ठीक है, राजिम में एक जो संगम है वो है क्या है, महानदी पैरी और सोंढूर। ठीक है, महानदी पैरी और सोंढूर। ठीक, इसके लिए मैं ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अभी नहीं बन पा रहा है तो इतना ही याद रखेगा। राजिम में क्या होता है, तीन नदियाँ मिलती हैं महानदी में। ठीक है, तो एक होता है महानदी में आकर जो मिलती हैं पैरी और सोंढूर, तो इस प्रकार वहाँ पे संगम बनाता है। उसके अलावा शिवरी नारायण में भी संगम बनाता है जांजगीर चांपा में। वो कौन कौन है, शिवरी नारायण में आके शिवरी नारायण में याद रखना शिव। ठीक है, और शिव में क्या है, जोंक। ठीक है, तो जोंक यानी क्या मान लेना आप, शिव भगवान के साथी कौन है, सांप वगैरह, तो उसको आप जोंक समझ लीजिए, है ना। तो शिवरी नारायण में शिव और जोंक
ये आकर महानदी में मिलती हैं, वहाँ महानदी में संगम बनाती हैं। ठीक है, तो ये देखा हमने, राजिम में देख लिया, शिवरी नारायण देख लिया। उसके बाद चंद्रपुर में देखते हैं। चंद्रपुर में महानदी में आकर मांड और लात मिलती है। क्या मिलती है? मांड, और जो लात है वो चंद्रपुर में आकर मिलती है। ठीक है, तो सबसे ऊपर राजिम में देखा पैरी और सोंढूर का संगम, शिवरी नारायण में देखा महानदी शिवनाथ और जोग का संगम, चंद्रपुर में हो जाएगा मांड और लात का संगम। ठीक है, तो मांड, चंद्र, चंद्र मतलब समझिए जैसे कि वो क्या होगा, उसका पूरा बाल झड़ गया, मतलब वो छत्तीसगढ़ी में जो बोलते हैं कि वो पूरा के पूरा क्या हो गया, चंदुआ हो गया। तो क्या होगा, माड़ पड़ा उसको, लात ही लात का माड़ पड़ा तो वो चंदुआ हो गया। ऐसे करके याद रखना, महानदी पे क्या है, मांड और लात का संगम होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बांध, कुछ बांध। ठीक है, तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में कटक के निकट बना है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध है जो कि उड़ीसा में है, और ये इसी महानदी पे है, ये बता रहा है। ठीक है, परियोजनाएं कुछ देख लेते हैं। तो रुद्री बैराज परियोजना, ठीक है, 1912 से 15 के मध्य बना है, धमतरी जिले में महानदी पर बना है ये। ठीक है, धमतरी जिले में है रुद्री बैराज। इसके बाद दुधवा जलाशय और गंगरेल बांध। दुधवा जलाशय जो कि 1965 में बना, धमतरी जिले के महानदी में स्थित है। ठीक है, धमतरी जिले में कहाँ पे स्थित है, महानदी में ही स्थित है। ठीक है, दुधवा जो जलाशय है। इसके अलावा जो गंगरेल बांध है, गंगरेल बांध जिसे कि रविशंकर जलाशय बोला जाता है, 1979 में बना, धमतरी जिले में ही है, महानदी पर ही स्थित है ये भी गंगरेल बांध। ठीक है, तो रुद्री बैराज, दुधवा जलाशय और गंगरेल बांध। ठीक है, तीनों की तीनों ये जो परियोजनाएं हैं महानदी पर ही चालू हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो बैराज अब देख लेते हैं। बैराज तो एक है शमोदा बैराज। ठीक है, उसके बाद शिवरी नारायण बैराज जांजगीर चांपा में स्थित है। ये शमोदा बैराज रायपुर में है, ये भी ध्यान रखिए। उसके बाद है बसंतपुर बैराज जो कि जांजगीर चांपा में है। फिर आता है मिरौनी बैराज, ये भी जांजगीर चांपा में है। साराडी बैराज शक्ति में, कमला बैराज शक्ति में। तो ये जो दो बैराज हैं ये शक्ति में है। ठीक, साराडी बैराज और एक है कलमा बैराज, ये अब किस में आते हैं, शक्ति जिले में आते हैं। ठीक है, तो इन बैराजों को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो बैराज में हमने देखा शमोदा बैराज कहाँ पर है, रायपुर में है। इसके अलावा शिवरी नारायण बैराज जो कि जांजगीर चांपा में है, बसंतपुर का बैराज आता है, उसके बाद मिरौनी का बैराज आता है, दोनों ये भी जांजगीर चांपा में ही है। इसके अलावा साराडी और जो कलमा बैराज है ये शक्ति जिले में आता है। किस जिले में, शक्ति जिले में। ठीक है, तो ये महानदी के अंतर्गत बैराज हो गए। ठीक है, अब देखते हैं कुछ विशेष तथ्य। कुछ विशेष तथ्य में अगर हम देखें तो महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक एक पर्वत है जिसको बोला जाता है केशकाल घाटी। ठीक है, महानदी और दक्षिण में जो इंद्रावती है, इन दोनों के बीच जल विभाजक करने वाला एक पर्वत है जिसका नाम है केशकाल घाटी, या घाटी बोल सकते हैं। महानदी छत्तीसगढ़ के सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल को घेरता है। ठीक, उसके बाद नया रायपुर में जल आपूर्ति हेतु महानदी पर टीला नामक स्थान पर एनीकट बनाया गया। क्या करने के लिए, रायपुर में जल की आपूर्ति करने के लिए वहाँ पर महानदी पर एक टीला बनाया गया है जिसे बोला जाता है टीला नामक स्थान पर एक एनीकट बनाया गया है जल को घेरने के लिए। ठीक है, उसके अलावा गंधेश्वर मंदिर महानदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, तो एक जगह है, मंदिर है गंधेश्वर मंदिर। ठीक है, गंधेश्वर मंदिर ये क्या है, महानदी के तट पर ही बसा हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। फिर अब देखते हैं महानदी की दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, महानदी में दक्षिण से ऐसे आकर जो सहायक नदियाँ मिलती हैं, ठीक है, उन नदियों को अब हम देखते हैं पारी पारी से। तो इनमें सबसे पहला नदी देखते हैं दूध नदी। दूध नदी मलाज कुंडम पहाड़ी कांकेर से निकलती है। ठीक है, अगर दूध नदी की विशेष बात करें तो दूध नदी में मलाज कुंडम एक जलप्रपात है। ठीक, मलाज कुंडम पहाड़ी के नाम पर ही है जलप्रपात। उसके बाद देखते हैं शिलियारी नदी, ये माडम शुल्लू जलाशय के लिए प्रसिद्ध है। माडम शिल्ली जलाशय जो कि 1923 में बना था। ठीक है, जिला का नाम याद रखना, धमतरी जिला, जिले में धमतरी जिला याद रखना है, ये शिलियारी नदी के लिए भी। दूध नदी जो है कांकेर में। सोंडूर नदी, ये सभी क्या है, ये सभी की सभी नदियाँ जो है वो महानदी की सहायक नदियाँ। उसके बाद देखते हैं सोंडूर नदी। सोंडूर नदी का जो उद्गम है वो नवरंग जिला कोरापुट उड़ीसा में हो जाता है। ठीक है, तो सोंडूर जिला नदी हालांकि महानदी में आकर मिलती है, लेकिन ये इसका उद्गम जो है उड़ीसा से हुआ है।
परियोजना देखते हैं तो इसमें एक परियोजना सोंडूर में परियोजना की बात करें तो यहाँ पे है सोंडूर परियोजना 1979-80 में धमतरी में चालू की गई थी विश्व बैंक की सहायता से। ठीक है, और ये जो परियोजना है किसकी सहायता से चालू हुआ है, तो ये जो परियोजना है ये विश्व बैंक की सहायता से चालू हुआ है। यहाँ पे सीता नदी वन अभयारण्य स्थित है। ठीक है, महत्वपूर्ण में ये याद रखिएगा, सीता नदी वन अभयारण्य जो है ये सोंडूर नदी के अंतर्गत ही आता है। ये सोंडूर नदी के अंतर्गत एक परियोजना है सीता नदी वन अभयारण्य परियोजना, जो कि सोंडूर परियोजना है। इसी के अंतर्गत ही सीता नदी वन अभयारण्य क्षेत्र जो कि एक परियोजना के रूप में शामिल है। उसके बाद हम देखते हैं पैरी नदी। पैरी नदी का प्राचीन नाम था पलासिनी। पैरी को प्राचीन नाम पलासिनी। इसका उद्गम कहाँ से हुआ, यानी कहाँ से निकला है पैरी नदी, तो ये जो है भातागढ़ की पहाड़ी बिंद्रा नवागढ़ तहसील आता है और जिला होता है गरियाबंद। ठीक है, तो पैरी नदी निकला है गरियाबंद, भातागढ़ की पहाड़ी बिंद्रा नवागढ़ तहसील से। कहाँ जाके मिलता है पैरी नदी, तो राजिम के समीप महानदी में जाकर क्या हो जाता है, मिल जाता है। कहाँ जाके मिल जाता है, महानदी में जाके मिल जाता है। ये कहाँ, वहाँ पे फिर ये संगम बनाता है। उसके बाद जोंक नदी, इसका उद्गम हुआ है सोनबेरा पठार ओडिशा से। ठीक, तो ये देखिए सोंडूर नदी और उसके अलावा जोंक नदी, इन सभी का जो, इन दोनों का जो उद्गम क्षेत्र है ये चला गया ओडिशा। तो सोंडूर भी ओडिशा से निकल रहा है और जोंक भी ओडिशा से निकल रहा है। अगर पैरी नदी का विसर्जन देखोगे तो राजिम के समीप महानदी में जाकर क्या होता है, मिल जाता है। उसके अलावा जो जोंक नदी है ये सोनबेरा पठार ओडिशा से निकलता है, इसके बारे में इतना ही याद रखिए। और एक नदी है तेल नदी। तेल नदी है जो देवभोग क्षेत्र है गरियाबंद। ठीक है, देवभोग क्षेत्र गरियाबंद से ही, और गरियाबंद से ही ये जो तेल नदी है ये वहीं से ही निकलती है। ठीक, अब देखते हैं महानदी में उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली जो इनकी सहायक नदी है उसके बारे में। ठीक है, तो एक नदी है शिवनाथ नदी, ये उत्तर से आकर क्या करती है, महानदी में मिलती है। शिवनाथ जो है इसका उद्गम की बात करें तो गोंडरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। ठीक है, गोंडरी गांव है, जगह है गढ़चिरौली और राज्य है महाराष्ट्र, वहाँ से शिवनाथ नदी का उद्गम माना गया है। कुल लंबाई हम देखें तो 290 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है। ठीक है, अगर सबसे लंबी नदी बोले छत्तीसगढ़ बहने वाली तो वह है शिवनाथ नदी, क्योंकि ये महानदी से क्या बोलते हैं 4 किलोमीटर अधिक छत्तीसगढ़ में बहती है। महानदी 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है, ये जो है 290 बह रही है। इसके तटीय स्थल देखें कौन कौन से बसे हैं, तो महानदी शिवनाथ नदी के तट पे दुर्ग बसा है, नांदघाट बसा है। नांदघाट जो कि बेमेतरा जिले के अंतर्गत है। इसके अलावा मुंगेली में जो मदकू द्वीप है ये भी शिवनाथ नदी के तट पर ही बसा है। उसके अलावा सोमनाथ जो कि बलौदाबाजार जिले में है। ठीक है, अब देखते हैं विशेष बातें शिवनाथ नदी के बारे में। तो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कोई है तो वह है शिवनाथ। महानदी एवं शिवनाथ नदी का दोआब क्षेत्र रायपुर दुर्ग जिला में फैला है। ठीक है, इसका जो दोआब क्षेत्र है जहाँ पे इसका फैलाव हुआ है, या फिर जहाँ पे बोलते हैं एक मैदान का निर्माण हो जाता है इनके अपर्दन से, या इनके द्वारा बहा कर लाके जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसको दोआब क्षेत्र बोल दिया जाता है। तो ये पड़ता है रायपुर और दुर्ग जिले में। शिवनाथ नदी का जो दोआब क्षेत्र है, महानदी और शिवनाथ नदी का दोआब क्षेत्र आप किस क्षेत्र में पड़ता है, तो वो बोलना है रायपुर और दुर्ग जिले में पड़ता है। यह नदी ऐतिहासिक काल में छत्तीसगढ़ को 2 भागों में बांट दी थी। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण में छत्तीसगढ़ के 18 गढ़ जो है वो स्थित थे। अब देखते हैं उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली नदी में हमने देखा था शिवनाथ नदी, उसके अलावा और भी नदियां हैं, उसको नहीं देखा। हम इम्पोर्टेंट देख रहे हैं कुछ कुछ। तो अब देखते हैं, अब शिवनाथ नदी पे आ जाते हैं हम सीधा। शिवनाथ नदी की सहायक नदियाँ, तो एक है खरखरा। ठीक है, खरखरा इसमें क्या है, जलाशय है। ठीक है, मिट्टी से निर्मित बांध है ये, जो कि कहाँ पे है, खरखरा जो है मिट्टी निर्मित बांध जो कि बालोद जिले के अंतर्गत आता है। उसके बाद तांदुला नदी। तांदुला नदी जो है भानु प्रताप कांकेर से निकलता है, भानु प्रतापपुर कांकेर।
इसमें तंदुला में परियोजना है तांदुला परियोजना, ठीक है, बालाघाट जिले में। और ये जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये 1913 में निर्मित हुई थी। तो छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना मानी जाती है तांदुला परियोजना, ठीक है, तांदुला नदी पर। तांदुला कहाँ से निकलती है? निकलती है भानु प्रतापपुर कांकेर से। खारून नदी, ठीक है, ये सभी शिवनाथ की क्या है? सहायक नदियाँ हैं। खारून का जो उद्गम है ये हुआ पेटे चुआ पहाड़ी संजारी बलौदा से। पेटे चुआ पहाड़ी संजारी बलौदा, संजारी क्षेत्र क्षेत्र बलौदा, ठीक है। विसर्जन, तो ये जो खारून नदी है ये सोमनाथ में सोमनाथ के पास, सोमनाथ बलौदा बाजार के निकट शिवनाथ नदी में क्या होती है? मिल जाती है, ठीक है। अब शिवनाथ की सहायक है तो शिवनाथ में ही जाकर मिलेगी। उसके बाद विशेष देखते हैं तो इस नदी के तट पर रायपुर एवं तर्री घाट जो दुर्ग है वो स्थित है। किस नदी के तट पर? खारून नदी के तट पर। खारून नदी के तट पर रायपुर और तर्री घाट दुर्ग, जो कि दुर्ग में है, ये कहाँ है? ये जो है खारून नदी के तट पर ही बसा हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं जमुनिया, ठीक है, ये भी क्या है? शिवनाथ की सहायक नदियाँ हैं। यह शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो इतना ही ध्यान रखना है, जमुनिया जो है ये भी शिवनाथ की सहायक नदी है। उसके बाद मनियारी, तो मनियारी जो है ये पेंड्रा लोरमी का जो पठार है, ठीक है, वहाँ से निकलता है सिहावल सागर से, ठीक है। सिहावल सागर जिला में ध्यान रखना मुंगेली, ठीक है। तो मनियारी जो है इसका उद्गम होता है मुंगेली से, पेंड्रा लोरमी के पठार से। इसका जो विसर्जन है मनियारी का वो मतकुद्वीप के निकट शिवनाथ नदी में होता है। तो मतकुद्वीप के निकट शिवनाथ नदी में क्या होता है? ये मिल जाता है, लेकिन मतकुद्वीप के निकट मिलता है। मनियारी नदी जो है, ठीक, शिवनाथ की जो सहायक नदी है ये मतकुद्वीप के निकट शिवनाथ नदी में जाके मिलती है। विशेष, इस नदी के किनारे जो है अमेरिकापा तालागांव स्थित है। अमेरिकापा तालागांव किसके निकट स्थित है? तो मनियारी नदी के निकट स्थित है। शिवनाथ में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी अगर आपको पूछे तो वो है मनियारी नदी। शिवनाथ में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी के रूप में जाना जाता है ये। उसके बाद देखते हैं अरपा नदी। अरपा नदी जो है ये खोंडरी खोंगसड़ा पहाड़ी गौरेला पेंड्रा मरवाही से निकलता है। क्या है? ये जो अब गौरेला पेंड्रा जिला बन गया है तो उसके अंतर्गत अब ये अरपा नदी जो है वहीं से निकलता है। खोंडरी खोंगसरा पहाड़ी जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही में है, वहाँ से अब ये अरपा नदी निकलता है। अरपा नदी में देखें तो परियोजना, तो यहाँ पे एक परियोजना है भैंसा झार, ठीक है, और ये जो है कोटा के निकट स्थित है। जबकि भैंसा दरहा अगर परियोजना पूछे तो वो बस्तर में कांगेर नदी पर स्थित, ठीक है। भैंसा दरहा जो है ये क्या कहाँ पर है? तो भैंसा दरहा जो है बस्तर में है, और बस्तर में कांगेर नदी जो है वहाँ पे स्थित एक स्थल है भैंसा दरहा, ठीक है। अब भैंसा झार परियोजना ये जो है अरपा नदी पर है, कोटा के समीप है, ये याद रखना। इसके अलावा अरपा नदी की एक सहायक नदी है खारंग। खारंग नदी पर एक परियोजना चल रहा है जिसका नाम है खूंटा घाट बांध। खूंटा घाट बांध जिसे कि संजय गांधी परियोजना कहा जाता है, जो कि 1920 में बनाया गया था। कब? 1920 में। तो अरपा की भी एक सहायक नदी है खारंग, जो कि खारंग नदी पर ही स्थित है, और इसमें खूंटा घाट बांध बनाया गया है जो कि संजय गांधी परियोजना के नाम से जाना जाता है। 1920 से निर्मित है। उसके बाद हम देखते हैं जमुनिया, ठीक है। क्या देखते हैं? जमुनिया, ये भी क्या है? शिवनाथ की सहायक नदी है। और मनियारी भी देख लिया हमने, अरपा भी देख लिया, ठीक है। क्या देख लिया? अरपा भी देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो है हसदेव नदी, ठीक है। हसदेव नदी को देखते हैं। हसदेव नदी का उद्गम क्षेत्र है देवघर की पहाड़ी सोनहट पठार। भैया, हाँ, ये ब्लैक डायमंड मोटर ये सामने वाला। पीछे है, सामने वाला ही है। सामने वाला।
चलिए, तो हम देखने वाले हैं यहाँ पे हसदेव नदी। हसदेव नदी जो है, इसका जो उद्गम है अगर आपको देखना है तो ये देवगढ़ की पहाड़ी सोनहट पठार में आता है। सोनहट पठार, ठीक है। विसर्जन कहाँ पे होता है तो इसका जो है केरा सिलाह देवी के समीप महानदी में क्या होता है, ये विसर्जित होता है। तो ये भी क्या है कि सबसे महानदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? हसदेव नदी, क्योंकि ये महानदी में मिल जाती है हसदेव नदी। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 176 किलोमीटर। 176 किलोमीटर लंबाई है हसदेव नदी की, ठीक है। अब इसमें देखते हैं तटीय नगर कौन कौन से। तो कोरबा, जांजगीर चांपा और पीथमपुर, ठीक है। कोरबा, जांजगीर चांपा, पीथमपुर इसकी जो तटीय नगर हैं वो हैं। और इसमें परियोजना भी है, तो परियोजना भी देखना है। तो इसमें परियोजना कौन कौन से? एक तो है हसदेव बांगो परियोजना, जिसे कि मिनी माता परियोजना बोला जाता है, जो कि 1967 से निर्मित है। यहाँ पे माचा डोली जो कि है ये कोरबा में बना हुआ है। यह छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में जानी जाती है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना आप पूछे तो वो है माचा डोली, जो कि कहाँ पे स्थित है? कोरबा में स्थित है। साथ ही प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध हसदेव बांध जो है प्रदेश का क्या है? सबसे ऊंचा बांध है, जो कि 87 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 87 मीटर ऊंचा है हसदेव बांगो बांध परियोजना, ठीक है। जिसे कि मिनी माता परियोजना के नाम से जाना जाता है। 1967 में निर्मित है। विशेष देखना है इसमें, तो इसमें विशेष क्या है? हसदेव नदी घाटी। हसदेव नदी घाटी जो है कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र सरगुजा तक विस्तृत है, ठीक है। और यहाँ पे जो हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र है ये जो है ने सरगुजा है वहाँ तक फैला हुआ है। हसदेव नदी तट पर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है। हसदेव नदी तट पर ये जो है बसा हुआ है। हसदेव नदी तट पर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जो कि पहले क्या था? ये कोरिया जिले में आता था। यहाँ पे क्या है? मरीन फॉसिल पार्क स्थित है। मरीन फॉसिल पार्क स्थित है, ठीक है, हसदेव नदी के तट पर ही, ठीक है। अब ये जो है कहाँ आ गया? तो अब ये जो है जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में आ गया। पहले ये जो फॉसिल पार्क है पहले ये कोरिया में आता था, लेकिन अब ये कहाँ आ गया? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी में आ गया है। तो हसदेव नदी, चलिए देखते हैं। देवगढ़ पहाड़ी सोनहट पठार से निकलता है और कहाँ पे विसर्जित होता है? तो केरा सिलाह देवी के समीप महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई में हमने देखा 178 किलोमीटर। तटीय नगर में कोरबा, चांपा और एक है पीथमपुर। परियोजना तो हसदेव बांगो परियोजना मिनी माता परियोजना जिसे बोला जाता है 1967 से निर्मित। माचा डोली कोरबा में बना है। यह जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। साथ ही ये प्रदेश का सबसे क्या है? ऊंचा बांध है। हसदेव बांगो जो है प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। उसके बाद हम देखते हैं मांड नदी के बारे में, ठीक है। मांड नदी के बारे में देखते हैं। तो ये जो मांड नदी है ये निकलता है मैनपाट, सरगुजा से। मांड नदी कहाँ से निकलता है? मैनपाट, सरगुजा जिले से। इसका जो विसर्जन है वो चंद्रपुर के निकट कहाँ पे हो जाता है? महानदी पे। जैसे हमने बताया लात मार मार के चंदुआ कर दिया, तो ठीक है। तो वहाँ पे चंद्रपुर में महानदी में क्या होता है? जाकर ये मिल जाता है। तो यानी कि मांड नदी भी क्या है? महानदी का ही सहायक नदी है। विशेष देखें, विशेष में मांड नदी और महानदी के संगम पर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर स्थित है। कौन सी देवी का मंदिर? चंद्रहासिनी देवी का जो मंदिर है वो मांड नदी और महानदी का जहाँ पे संगम होता है, मांडलात महानदी और मांड का, वहाँ पे चंद्रहासिनी देवी स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं केलो नदी। केलो नदी जो है ये लुडेंग पहाड़ी है, लैलूंगा तहसील, रायगढ़, वहाँ से निकलता है। इसमें परियोजना देखें तो केलो परियोजना है, जिसे स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम ईब परियोजना। ईब जो परियोजना है ये खुर्जा पहाड़ी, इसका उद्गम कहाँ से हुआ? तो इसका उद्गम जो है खुर्जा पहाड़ी के रानी झूला नामक स्थान से हुआ है, जो कि कहाँ है? पंडरापाट, जसपुर में, जो कि कहाँ है?
पंडरपाट जसपुर में। विशेष अगर देखें हम ईब नदी के बारे में, तो इस नदी के रेत में सोने के कण मिलने के ऐसे प्रमाण पाए गए हैं। तो ठीक है, ईब नदी के बारे में क्या देखा, ईब नदी के बारे में देखा कि इसका जो उद्गम है खुर्जा पहाड़ी रानी झूला नामक स्थान है, ठीक है, पंडरपाट, और ये जसपुर वहाँ से निकलता है और इसके रेत में सोने के कण मिलते हैं ऐसा बोला जाता है। उसके बाद हमें देखना है गोदावरी अपवाह तंत्र, ठीक है। कौन सा अपवाह तंत्र देखना है, गोदावरी अपवाह तंत्र। गोदावरी अपवाह तंत्र बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण भाग में पाया जाता है। गोदावरी नदी पर पोलावरम बांध है जो कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन तीनों राज्यों के बीच क्या है, पोलावरम परियोजना में विवाद की स्थिति बनी हुई है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो वो है इंद्रावती नदी जो कि बस्तर में बहती है, और साथ ही साथ शबरी नदी। तो इंद्रावती और शबरी नदी जो गोदावरी है उसकी सहायक नदी है। पोलावरम परियोजना जो है गोदावरी नदी से ही संबंधित है, ठीक है। यह प्रदेश का दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है। प्रदेश का दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, गोदावरी अपवाह तंत्र। इसके अलावा हम देखते हैं इंद्रावती नदी, ठीक है। इसका प्राचीन नाम अगर पूछे तो वो है मंदाकिनी। इंद्रावती का प्राचीन नाम मंदाकिनी। इंद्रावती कहाँ से निकलती है, तो इंद्रावती बाहर से निकलती है, यानी उड़ीसा से। मुंगेर पर्वत, कालाहंडी जिला उड़ीसा से इंद्रावती का उद्गम होता है। और ये जो है एक जलप्रपात बनाता है जिसे चित्रकूट जलप्रपात बोलते हैं। तीरथगढ़ इसमें है अपने छत्तीसगढ़ में जो जलप्रपात बनाता है ये, ठीक है। इसका प्रवाह दिशा देखें तो पश्चिम की ओर बहता है, ये इस प्रकार बहता है इंद्रावती नदी, इस प्रकार से पश्चिम दिशा की ओर। विशेष बस्तर संभाग की जीवन रेखा और जीवनदायिनी नदी, ठीक है, इंद्रावती को ही बोला जाता है। गोदावरी बेसिन और बस्तर के पठार की सर्वप्रमुख नदी अगर कोई है तो वो है इंद्रावती नदी। गोदावरी बेसिन जो है, गोदावरी का बेसिन, वहाँ पर भी इंद्रावती नदी वहाँ पे प्रमुख भूमिका है उसकी। इसके अलावा बस्तर के पठार में सर्वाधिक प्रमुख नदी पूछे तो वो भी इंद्रावती नदी ही है। अब देखते हैं इंद्रावती नदी की जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले इसकी जो सहायक नदी है वो है कोटरी नदी। कोटरी नदी को पहले जो है परलकोट के नाम से जाना जाता था, जो कि राजहरा की पहाड़ी से निकलता है। परलकोट नदी कहाँ से निकलता है, राजहरा की पहाड़ी से। विसर्जन इंद्रावती नदी में मिल जाती है कहाँ पर, बीजापुर में। बीजापुर जो बस्तर जिले में है वहाँ पे जाके ये कोटरी नदी मिलती है, और किस नदी में, इंद्रावती में मिल जाती है। इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो वो होगा कोटरी नदी। कोटरी नदी इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसमें एक बेसिन है, कोटरी बेसिन, ठीक है। कोटरी बेसिन जो है, कोटरी नदी बेसिन छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। दक्षिण पश्चिम दिशा में जो बेसिन स्थित है उसे क्या कहा जाता है, कोटरी बेसिन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं नारंगी नदी, ये भी इंद्रावती की सहायक नदी है। इसके तट पर जो है कोंडागांव शहर नारंगी नदी के तट पर ही स्थित है, इसको ध्यान रखना। नारंगी नदी के तट पर कोंडागांव स्थित है। इसके अलावा हम देखें शंखनी नदी। शंखनी नदी, तो शंखनी नदी का उद्गम नंदीराज चोटी है, बैलाडीला पहाड़ी, दंतेवाड़ा, यहाँ से शंखनी नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। कौन सी जगह है, नंदीराज चोटी, बैलाडीला पहाड़ी, जगह है दंतेवाड़ा। वहाँ से ये जो शंखनी नदी है ये शंखनाद करती हुई निकलती है। विशेष ध्यान देखें तो शंखनी नदी का जो जल है वो लाल है, इसलिए इसके जल को क्या बोलते हैं, रक्ताभ लाल बोलते हैं। वहाँ के प्रदूषण वगैरह के कारण ये सब, वहाँ का जो जल है ये रक्ताभ लाल हो गया है। तो शंखनी नदी बताया नंदीराज चोटी, बैलाडीला पहाड़ी, दंतेवाड़ा से निकलती है। वहीं डंकनी शंखनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा में क्या है, दंतेश्वरी मंदिर जो है वो स्थित है। दंतेश्वरी मंदिर डंकनी शंखनी नदी के संगम पर स्थित है, और कहाँ स्थित है, दंतेवाड़ा में। तो ये शंखनी नदी हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अगले नदी के बारे में। अगली नदी हमारा आती है शबरी नदी, ठीक है। उद्गम शबरी नदी का जो उद्गम है ये नंदपुर पर्वत से होता है, ये भी कोरापुट उड़ीसा से होता है। तो गोदावरी हो गया, और
आपका ये इंद्रावती भी वहीं से निकला था। इसके अलावा बीच में हमने एक दो और नदियाँ देखी, वीडियो रिवाइज करिएगा पीछे की तरफ तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये शबरी नदी है, ये भी वहीं से निकल रही है, उड़ीसा के कोरापुट क्षेत्र से ही। ठीक है, ये नंदपुर पर्वत देख लेना उसमें। इसकी जो कुल लंबाई है कोटरी की वो है 173 किलोमीटर। कोटरी की कुल लंबाई 173 किलोमीटर। विशेष अगर इसमें आपको याद रखना है तो विशेष ये याद रखना है कि जो ये है राज्य की एकमात्र नदी है जिसमें कोंटा सुकमा से आंध्र प्रदेश के कूनावरम तक 36 किलोमीटर जल परिवहन उपलब्ध है। यानी ये इसमें क्या है, जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है शबरी नदी पर। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है। छत्तीसगढ़ की दक्षिणतम सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है बोलेगा तो शबरी नदी, याद रखना है। तो ये हुआ शबरी नदी के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे बाघ नदी। बाघ नदी यह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाने वाली नदी को बाघ नदी बोला जाता है। उसके बाद है मलगेर नदी। मलगेर नदी का उद्गम जो है ये बैलाडीला की पहाड़ी से निकलता है। जो बैलाडीला की पहाड़ी है वहाँ से निकलता है मलगेर नदी। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, जो उत्तर क्षेत्र में है, विस्तृत है। ठीक है, यह अपवाह तंत्र राज्य की तीसरी बड़ी नदी अपवाह तंत्र है, जो कि 13.63% जल क्या करती है, धारण करती है। साथ ही ये 18.78 हजार वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। सोन नदी अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदियों में देखें तो वो है, एक है बनास नदी, दूसरी गोपद नदी, तीसरी है नेयूर नदी और एक है रिहन नदी। तो इसमें बनास नदी जो है ये मांझी टोली की पहाड़ी भरतपुर तहसील मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी से निकलती है। ठीक है, बनास नदी, इसका विसर्जन डेम्पा गांव के समीप होता है। ठीक है, तो बनास नदी जो है वो डेम्पा गांव पड़ता है। डेम्पा गांव वहाँ पे जाकर ये क्या होता है, वहाँ पे इसका विसर्जन होता है सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र में। तो बनास नदी के बारे में ध्यान रखना है कि मांझी टोली पहाड़ी से निकलती है, किस तहसील से, भरतपुर तहसील, जो कि कहाँ पे पड़ता है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। उसके अलावा गोपद नदी जो है सोनहट पठार, ये भी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से ही निकलती है। तो बनास और गोपद नदी दोनों निकल रही है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से। उसके बाद आता है नेयूर नदी। यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मध्य सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है नेयूर नदी। नेयूर नदी जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य सीमा रेखा बनाती है, नेयूर। उसके अलावा इधर जो अगली नदी है वो है रिहंद नदी। छुरीमती-रंगा पहाड़ी अंबिकापुर तहसील सरगुजा वहाँ से निकलती है। छुरीमती-रंगा पहाड़ी अंबिकापुर तहसील सरगुजा कौन सी नदी निकलती है, रिहंद नदी। रिहंद नदी के बारे में विशेष तथ्य देख लेते हैं। तो ये जो रिहंद नदी है ये सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। तो सरगुजा की जीवन रेखा कौन सी नदी, रिहंद नदी। रिहंद नदी के तट पर बसा है महेशपुर, जो कि सरगुजा में। ये क्या है, एक पुरातात्विक स्थल है। महेशपुर जो है पुरातात्विक स्थल है जो कि रिहंद नदी के तट पर बसा हुआ है। इस नदी पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गोविंद वल्लभ पंत जलाशय बनाया गया है, जिसे रिहंद बांध भी कहा जाता है। ठीक है, तो किस नदी पर गोविंद वल्लभ पंत जलाशय बना है, तो वो है रिहंद नदी पर। कहाँ पे बना है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। ठीक है, और इस गोविंद वल्लभ पंत जलाशय बना है जिसे रिहंद बांध भी बोला जाता है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। रिहंद के बाद हम देखते हैं थोड़ा सा कन्हार नदी के बारे में। तो ये जो कन्हार नदी है बखोना चोटी निकलता है जसपुर, बखोना चोटी जसपुर से निकलता है बगीचा तहसील के। ठीक है, इसमें जो जलप्रपात है वो देख लेते हैं, कोटली जलप्रपात, पवई जलप्रपात। ठीक है, कन्हार नदी पर ही स्थित है कोटली और प्रवई जलप्रपात। ये दो जलप्रपात को याद रखना है विशेष रूप से, जो कि कन्हार नदी पर ही स्थित है।
विशेष में देखें तो कन्हार नदी के तट पर डीपाडी बलरामपुर में स्थित है। और ये जो डीपाडी है ये भी क्या है, एक पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल कन्हार, गलफूला और सोंढू नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यह जो स्थल है आपका डीपाडी बलरामपुर जो बताया हमने, ये क्या पुरातात्विक स्थल, ये जो है कन्हार, गलफूला तथा सोंढू नदी के तट पर भी क्या है, ये स्थित है। अन्य तथ्य कुछ देखना है तो देखिए, बंजर ताड़ा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसमें जो बंजर है और एक ताड़ा है, ठीक है, ये क्या है, नर्मदा नदी की सहायक नदी हैं, जो कि किस जिले में बहती हैं, कवर्धा जिले में। बंजर, ताड़ा, नर्मदा की सहायक नदियाँ बहती कहाँ से है, कवर्धा जिले से। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक छत्तीसगढ़ से ही हुआ है। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी नदी घाटी नर्मदा घाटी को ही माना जाता है। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी नदी घाटी कौन सी है, नर्मदा घाटी। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हमने लगभग रिवीजन कर लिया छत्तीसगढ़ नदी अपवाह तंत्र को।